अस्सलाम वालेकुम। दो टोक के साथ मैं हूं वक़ारुल हसन। इस वक्त जो सियासी गहमा गहमी है, उसी सियासी गहमा गहमी के अंदर इस वक्त हुकूमती बहरान जो एक नज़र आ रहा है, और ख़ास तौर पर तहरीक इंसाफ की जानिब से कहा जा रहा है कि हम असम्बलियाँ तहलील कर देंगे, चाहे वो KP की हो या पंजाब असम्बली। लेकिन इसके ऊपर खान साहब थोड़ा सा परेशान भी नज़र आ रहे हैं। क्या इस वक्त वो असम्बलियाँ तहलील करने की पोजीशन में हैं, और अगर ऐसा हो जाता है तो क्या उनके साथ जो इत्तेहादी हैं वो उनके साथ होंगे या नहीं होंगे? और इसके साथ साथ जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, उनका ये कहना था कि जरदारी साहब अब पंजाब में पहुंच रहे हैं और बहुत जल्द जो है वो अदम एतमाद के हवाले से तहरीक सामने आएगी। और आज जरदारी साहब का भी बयान सामने आया है कि कहते हैं कि इस वक्त अदम एतमाद की तहरीक जल्द ही पेश कर दी जाएगी। क्या गवर्नर राज और अदम एतमाद की तहरीक के बाद पाकिस्तान की जो सूरत हाल है, चाहे वो मुआशी हो, चाहे एक आम आदमी के मसाइल हों, वो किसी तरीके से हल होना शुरू हो जाएंगे? दूसरी जानिब मोहसिन सलाही का एक इंटरव्यू जिसके बहुत ज़्यादा बाज़गश्त की जा रही है और सुनी जा रही है, कि उन्होंने कहा कि जनरल बाजवा के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो रद्दअमल सामने आता था या जो तनकीद की जाती थी, वो इंतहाई नामुनासिब थी। उनका कहना है कि जब PTI का दौरे हुकूमत आया और जब दौरे उरूज था, तो उस वक्त बाजवा साहब की तारीफ़ें होती रहीं, लेकिन जिस वक्त तहरीक इंसाफ पर जवाल आना शुरू हुआ तो बाजवा साहब को जिस तरीके से तहरीक इंसाफ ने अपने तीरों का निशाना बना लिया था, वो मुनासिब नहीं है। उनका ये भी कहना है कि बाजवा साहब की जानिब से ये बात उनके सामने आई थी कि वो जा सकते हैं तहरीक इंसाफ की तरफ और तहरीक इंसाफ को बचा भी सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि तहरीक इंसाफ की आखिर वक्त तक बाजवा साहब ने हिमायत जारी रखी, ऐसा कहना था मोहसिन सलाही साहब का। क्या वाकई इस तरह के मामलात बनते रहे, बिगड़ते रहे, या इसी तरीके से तहरीक इंसाफ जो इस वक्त तनकीद का निशाना बना रही है वो दुरुस्त है? और क्या पंजाब के अंदर होने वाली जो भी डेवलपमेंट होती है या KPK की, पूरे पाकिस्तान पे उसके क्या असरात मुरतब हो सकते हैं? दूसरी तरफ सिंध की अगर बात कर ली जाए तो सेनेटर वक़ार मेहदी साहब के हवाले से जो सेनेट के इलेक्शन लड़ने जा रहे थे, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने जो अपने उम्मीदवार हैं उनको दस्तबरदार कराने का फैसला किया है। साथ ही साथ जो नासिर हुसैन शाह साहब हैं वो कहते हैं कि 1-2 रोज़ में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का एडमिनिस्ट्रेटर लग जाएगा। क्या जनवरी में होने वाले इंतखाबात में MQM का एडमिनिस्ट्रेटर सिर्फ 1 माह के लिए आएगा या फिर कंटिन्यू करता रहेगा? इस पर भी हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब यासिर खान बबर साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं। यासिर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। साथ ही तशरीफ़ रखते हैं फारूक डाडी साहब, तज़ियाकार हैं जनाब, और बहुत शुक्रिया आपका भी। और ताहिर रिजवी साहब, और तज़ियाकार ताहिर रिजवी साहब। यासिर साहब, इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो बहुत सारे महाज पर लड़ रही है, चाहे वो पंजाब हो या इस वक्त जो है वो सूबा सिंध हो। सिंध की हुकूमत तो उनके पास है, लेकिन बल्दियाती मामलात ऐसे हैं जिस पे उनका बस चले तो वो शायद अपना ही एडमिनिस्ट्रेटर बैठाए रखें। MQM को देने जा रहे हैं, क्या मामलात होने जा रहे हैं? भाई बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आपने बड़ा अच्छा आज मौजू छेड़ दिया अपने टॉक शो का, माशाल्लाह से। आपको पता है कि जो हमारे लीडर हैं जनाब आसिफ जरदारी साहब, जिसको हम मर्द हुर कहते हैं, वो जो बात कर दें अपने सियासी दोस्तों से या अपने साथ दोस्तों से तो पूरा करते हैं, मशहूर है। जरदारी साहब के लिए भी ये बात मशहूर है कि वो यारों का यार है। अब ज़ाहिर है जो सूरत हाल थी इमरान खान साहब की गवर्नमेंट की, उस गवर्नमेंट को हटाने में जो PDM ने जो किरदार अदा किया, डेफिनेटली सबको पता है कि उसमें आसिफ जरदारी साहब सर फहरस्त उनका किरदार रहा, और उन्हीं की मेहनत और उन्हीं की जफाकशी की वजह से PDM की गवर्नमेंट जो है ना वो हुकूमत में आई और खान साहब की हुकूमत जो है ख़त्म हुई। अब ज़ाहिर उस वक्त जो MQM के साथ जो वायदे किए गए, जो कमिटमेंट्स किए गई, डेफिनेटली आसिफ जरदारी साहब उनको पूरा कर रहा है। देखें गवर्नर साहब आ गए, थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि सियासत में थोड़ी चीज़ें स्लो चलती हैं, लेकिन मेरा ईमान है अपने लीडर पे कि वो जो बात करते हैं जिस भी पार्टी से करें, जिस भी बंदे से करें, तो उसको पूरा करते हैं। और ये कितने अर्से तक का एडमिनिस्ट्रेटर होगा MQM का जब आ जाएगा? हाँ, ये सवाल आपने बड़ा अहम कर दिया है डेफिनेटली, क्योंकि जनवरी में 15 तारीख को जो है ना वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन अनाउंस कर दिए हैं बलदियाती, तो लग तो इससे रहा है कि डेफिनेटली वो 1-आध महीने के लिए आएंगे, लेकिन इलेक्शंस जरदारी साहब को भी अंदाजा हो चुका था बेकार है, चलो दे दो। नहीं, ऐसी बात नहीं, वरना अगर ऐसा होता तो 6 माह पहले ही MQM का एडमिनिस्ट्रेटर कम से कम आ जाता। असल में क्या था, सबसे पहले अहम जो चीज़ थी वो गवर्नर की मुकर्ररी थी ना। अब गवर्नर का बड़ा होता है सिंध के अंदर, सूबे के अंदर कोई भी गवर्नर ज़ाहिर है CM के लेवल का बंदा होता है, वफाक का नुमाइंदा होता है, और वो आप किसी को दे दें तो डेफिनेटली उसका आधा शेयर बन जाता है हुकूमत के अंदर, सूबे के अंदर। तो गवर्नर वाला मामला जब तय पा गया है तो मुझे उम्मीद है कि हमारी पार्टी और MQM के दरमियान
ये जो मामला एमसेटर वाला है ये भी जल्दी बखूबी तय पा जाएगा इंशाल्लाह। 1 माह तक वो तकरीबन ये कहेगा इख्तियार नहीं है, उसके बाद वो चला जाएगा। फारूक साहब, क्या आपको लग रहा है सर, क्या ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग हो गई है सियासत सिंध की? अगर बात करें, कराची का एडमिनिस्ट्रेटर एमक्यूएम को 1-2 रोज में मिल जाएगा, चले 1 हफ्ते में मिल जाएगा, उसका टाइम ही क्या बचेगा? देखिए, मैं अगर सिंध की बात करूँगा तो मेरे भाई नाराज ना हो जाए। भुट्टो साहब ने, आज दोबारा मैं बात रिपीट करूँगा कि भुट्टो साहब ने 10 साल के लिए कोटा सिस्टम नाफिज किया था ताकि अर्बन और इंटीरियर जो एक पेज पे आ जाए। आज 50 साल हो गए लेकिन इसके ऊपर कोई पेशरफ्त नहीं हुई। इस पे सबसे ज़्यादा जिम्मेदार मैं एमक्यूएम को ठहराता हूँ। और आज मैं हाफिज जो जमात इस्लामी के हैं, हाफिज नईमुर रहमान साहब, उनसे भी मैं ये मुतालबा करता हूँ कि आप लोग इस इतने बड़े इशू पे खामोश क्यों हैं? आज एमक्यूएम जब गवर्नमेंट में मौजूद है, पीपल्स पार्टी के साथ मौजूद है, तो क्यों वो कराची के बच्चों को, कराची के जो नौजवान हैं उनके लिए आवाज़ नहीं उठाते? जब वो अपोजिशन में आते हैं, पीपल्स पार्टी के अगेंस्ट आते हैं, तो फिर बोलना शुरू करते हैं। आज जब वो हुकूमत में है तो एमक्यूएम क्यों खामोश बैठी हुई है? और आज जमात इस्लामी क्यों खामोश बैठी हुई है? जमात इस्लामी ने ना, इसमें कोई शक नहीं, इस शहर के लिए बहुत अच्छे काम किए हैं और मैं समझता हूं कि उनको इस पे भी आवाज उठानी चाहिए। ठीक है सर, वैसे आपने कहा कि वो रखा 10 साल के लिए इसलिए था ताकि बराबर आ जाए। तो आज 50 साल हो गए। आज जो है वो तो अर्बन तो नीचे जा चुका है। मैं थोड़ा सा, अगर मुझे इजाजत दें, अर्बन तो नीचे जा चुका है। नहीं, मैं थोड़ा सा, अगर मुझे इजाजत दे तो मैं थोड़ा सा एडिशन कर दूं। मैं आपके पास आऊंगा और इस पे भी बात करेंगे। अब आप दूसरी चीज देखें कि इसका नुकसान हमारे सिंध के बच्चों को है। वो बच्चे भी हमारे, कराची के बच्चे भी हमारे हैं। ठीक है ना? आज अभी आपने रिसेंटली देखा होगा कि 32 कॉलेजेस सिंध के, जिनके प्री इंजीनियरिंग के जो एडमिशन के एप्टीट्यूड टेस्ट था, एक बंदा भी पास नहीं हुआ। ये स्टैंडर्ड है। तो हमें ज़रूरत है सिंध के अंदर अच्छे असातिज़ा की, अच्छे क्वालिफाइड लोगों की, जो हमारे बच्चों को ट्रेन करें और वो उनको अच्छी मल्टीनेशनल कंपनियों में नौकरियां मिले। आज देखिए कि कराची के बच्चों ने तो गवर्नमेंट सर्विस में जाने के लिए खैर बात कर दी है, वो सोचते भी नहीं है। वो जाते हैं मल्टीनेशनल कंपनियों में, वहाँ उनको तनख्वाहें भी अच्छी मिलती है, प्रमोशन भी अच्छे मिलते हैं और वो बैरूनी ममालिक अच्छी तनख्वाहों पर चले जाते हैं। तो क्यों ना हमारे सिंध के बच्चे भी इस्तेफादा हासिल करें और वो क्वालिटी एजुकेशन हासिल करें। एजुकेशन सर, इसमें एक और चीज भी आ रही थी। वैसे अब मैं दोबारा आपके पास आऊंगा कि इस वक्त जो इदारे हैं वो जहाँ पे लोग जा रहे थे प्राइवेट, वो इदारे अब कराची छोड़ के इस्लामाबाद और लाहौर जा रहे हैं। तो अब तो अल्लाह ही हाफिज है कि किसको कहाँ नौकरी मिलेगी। यासिर, मैं आपके पास आता हूँ। तारिक साहब, क्या लग रहा है सर, इस वक्त एमक्यूएम जो है वो एडमिनिस्ट्रेटर अपना बनाने जा रही है, इसको कामयाबी कहेंगे, नाकामी कहेंगे? सर, है क्या ये? देखिए, जब भी कोई मुज़ाकरात होती हैं, जब भी कोई लेन देन होती है, बराबर के लोगों की होती है। Once we are comparing जरदारी साहब with the MQM, there is no reality, कोई रियलिटी है ही नहीं। MQM को मैं पहले भी कह चुका हूँ कि उसको एक सुन का इंजेक्शन लगाया गया था 3-4 साल पहले, उसके बाद वो सोई हुई है। वो सिर्फ अपनी MQM, नॉट MQM के लीडरान अपनी फेस सेविंग और अपनी जातियात की जंग लड़ रहे हैं। उनके सामने कोई टास्क नहीं है, उनके सामने कोई अवाम नहीं है, उनके सामने कोई मुल्क नहीं है, उनके सामने कोई सूबा नहीं है। दे आर फाइटिंग फॉर देयर ओन पर्सनैलिटीज। उनके ये प्रॉब्लम चली है। जब वो अपनी पर्सनैलिटी की जंग लड़ रहे हैं, अपने लिए जंग लड़ रहे हैं, वो जरदारी साहब से क्या, जरदारी साहब एक बड़ा नाम है, सब कहते हैं एक जरदारी सब पे भारी। उनसे डील करने के लिए वहां पर अब आप, ये तो वही बात होगी कि झारा पहलवान के सामने मुझ जैसे आदमी को खड़ा कर दो। बल्कि जरदारी साहब तो कह रहे थे कि अब एमक्यूएम को, अब जो एमक्यूएम है इसको तो मैं लेकर चलूंगा। तो मतलब जी, उन्होंने अजीजाबाद में भी जाके यही कहा था कि जी फलाने साहब, मैं नाम नहीं ले सकता उनका टीवी पे, आपके बच्चे और हमारे बच्चे साथ चलेंगे। आज उनके बच्चे तो पता नहीं है या नहीं है, लेकिन उनकी जो रह गई थी बाकियात, उसके साथ भी जरदारी साहब ने वादा जो है ना पूरा नहीं किया। फिर कुछ अरसे के लिए सो गए, फिर एमक्यूएम की दबा के चपेड़े लगाई पीपल्स पार्टी ने बीच में, और चपेड़े लगाने के बाद ये लग गया जनाब इमरान खान के साथ। अब जरदारी साहब का पहला वादा कि भाई हम आपसे नस्लों तक चलेंगे, नस्लों तक, बीच में से एक नस्ल गायब हो गई। फिर दोबारा वक्त आया,
پھر دوبارہ وہ جا کے کھڑے ہو گئے, پھر انہوں نے کچھ لوگوں نے ان کو کہا کہ جاؤ جناب مل جاؤ. تو ایم کیو ایم کے بارے میں یہ میرے بھائی, وہ اپنی ساکھ بھی ختم کر چکی ہے, وہ اس کے لیڈران بھی اپنی ساکھ ختم کر چکے ہیں. وہ اس وقت کھڑے میں بیچارے کہ یار جو مل جائے. انہوں نے 1 مہینے میں کیا کرنا ہے, کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس. ان کو اچھا مزے کی بات یہ, ایم کیو ایم سب نا عمروں میں کم ہو گئے. پہلے نا یہ کچھ مانگتے تھے, اب یہ صرف ان کو چھوٹا سا لالی پاپ ملتا ہے نا, بچوں کی طرح چو 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 کرنے لگتے ہیں بس. اس کے علاوہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. سر ان کی سیاست ختم ہو چکی ہے, ان کی اسٹرگل ختم ہو چکی ہے, ان کی ذاتیات چل رہی ہے. وہ میرے بھائی نے, میرے پیارے بھائی نے, ببر نے فرمایا کہ جی گورنر صاحب پہلے لگانا تھا. ہوئے ہوئے ہوئے, کتنی بڑی بات کہی ہے انہوں نے. گورنر کی اتنی پاور ہوتی ہے. میں نے ایسے ایسے گورنر دیکھے, اسمبلی توڑ دی, ملک کی اس کے لیے کام کر دیا, بلدیات میں کیا بہترین ہوتا ہے گورنر. میرے بھائی ببر بھائی, گورنر کے بچے گورنر ہاؤس کی گاڑی میں کتے ٹہلاتے ہیں اپنے گھر کے. یہ ہوتا ہے گورنر بیچارہ. کیا ہوتی ہے گورنر کی اوقات؟ اچھا جو گورنر پہلے تھا بیچارہ عشرت العباد تک, عشرت العباد کے بعد جو ہے جو کچھ گورنر کے خون بچا تھا نا, وہ بھی پیپلز پارٹی نے 10 cc سے کھینچ لیا. اب گورنر کیا ہے, ایک نام کا عہدہ رہ گیا, ایک نام کا عہدہ رہ گیا. اس کا کوئی کام نہیں. صدر کی طرف سے وہ نام کا عہدہ آنے میں 7 مہینے لگ گئے. تو وہ ہماری اماں کہتی تھی پکت ادھی رات. کیا پکت ہے؟ آلو بھات. تو یہ پوری رات انہوں نے پکا کے 7 مہینے بعد زرداری صاحب نے ان کو ایک گورنر دے دیا. کتنا مشکل کام تھا واقعی. اس کے لیے الیکشن لڑنے تھے, اسمبلی سے اعتماد کا. جناب ایک نوٹیفیکیشن ہوتا ہے گورنر کا, ایک نوٹیفیکیشن وزیر اعظم کو, صدر کو بھیجنا تھا, صدر اس کو فکس کر دیتا. اس میں کون سی سائنس ہے؟ 7 میں پارٹ دینا تھا. اچھا اب آ جائیں جناب دوسرے عہدے پہ, بلدیہ والا. ایڈمنسٹریٹر میں کیا تھا؟ ایڈمنسٹریٹر تو بھائی سی ایم کی پھونک ہوتی ہے, ایسے کر کے ماری, یہ ایڈمنسٹریٹر بن گیا. بات یہ دیکھیں, اچھا ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ ایسا ہونے کی وجہ یہ, میرے سامنے جو میرا اپوننٹ ہے نا, اس بیچارے میں طاقت ہی نہیں ہے. وہ اپوننٹ اگر طاقتور ہو تو وہ لے لے گا. جو کمزور اپوننٹ ہے وہ تو چپ کر کے بیٹھے گا نا, یوں کر کے انتظار میں ایسے. لیکن کیا پاکستان پیپلز پارٹی کے سامنے اب کوئی مضبوط شہر کراچی سمیت سندھ کے اندر کوئی سیاسی جماعت ہے بھی یا نہیں؟ میرا خیال ہے تھوڑا بہت ابھی جو جگہ پکڑی ہے وہ تحریک انصاف نے پکڑی ہے. باقی ایم کیو ایم جو دیکھیں, maybe I am wrong, this will be comes after the elections. الیکشن آئیں گے تو پتہ چل جائے گا. بٹ واٹ وی جی ڈی اے بھی آپ کو نہیں ہم نے جو پیچھے دیکھا, جو ابھی تک الیکشنز ہوئے ہیں, کیا ہوا ہے, یعنی کیا پوزیشن ہوئی ہے ایم کیو ایم کی؟ کون سی ایم کیو ایم؟ 70,000, 90,000, 35,000, 40,000, 1 لاکھ. فیڈرل پی ایریا کا مجھے یاد ہے وہ ایک کینڈیڈیٹ تھا, میں نے 1,35,000 ووٹ لیتے تھے. اب وہ ڈبل فیگر میں بھی نہیں ہے, 4 ڈیجٹ میں بھی نہیں ہے, 3 ڈیجٹ میں چلے گئے. تو بیسکلی, اور اس کا کچھ نہیں, یہ مکافات عمل ہے. دیکھیں جو ہم ہوتے ہیں ہم وہی کاٹتے ہیں. سیاستدان جو بوتا ہے وہی کاٹتا ہے. اگر وہ تکلیف اٹھائے گا, اگر وہ عوام کے لیے سوچے گا, اگر وہ اپنے آپ کو تکلیف میں ڈال کے عوام کے لیے سوچے گا, ضرور اس کا وقت آئے گا. دیکھیں ہمارا ایمان ہے, اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے. ہماری نیت اچھی ہوتی ہے, اللہ ہمیں کامیابی دیتا ہے. اگر ہماری نیت میں کوئی 19-20 ہوتا ہے. میں آ رہا ہوں جی. اب بتائیں آپ کے جناب, یہ آپ نے جو لالی پاپ دیا ہے, یہ 1 مہینے کے لیے بھی کیوں تکلف کیا؟ پہلے میں تھوڑا معافی چاہتا ہوں. اپنا فاروق صاحب نے بڑی اچھی بات کی. فاروق صاحب نے پہلے اچھی بات کی کہ یہ بھٹو صاحب کے زمانے میں, آپ کے اوپر بھی آئیں گے یہ بھی, بالکل مجھے لگ رہا ہے طاہر بھائی کی طرف بھی آ رہا ہے. فاروق صاحب کی سینئر آدمی ہے, مجھے عزت دینے کے لیے بہت. طارق بھی ہمارا کچہری بھی ہوئی. تو اس زمانے میں دیکھیں نا, بھٹو صاحب کی بات کر رہے ہیں. اب اس زمانے میں اگر کوئی پیکٹ ہوا اس طرح اربن اس طرح رورل, تو سیاست میں تو کوئی چیز لائف ٹائم نہیں ہوتی نا, اور کوئی ایگریمنٹ لائف ٹائم نہیں ہوتا. وقت کے ساتھ کوئی ایگریمنٹ ہوتا ہے. اب اگلا ہمارا ٹینیور تھا, ایم کیو ہمارے ساتھ تھی نہیں تھی, مثال اس سے اگلا ٹینیور تھا, تھی نہیں تھی. تو سیاسی پارٹیاں آتی ہیں, الائز بنتے ہیں, اتحاد بنتے ہیں, پھر ٹوٹتے ہیں. وہ جو بات کر رہے ہیں وہ بہت پرانی بات کر رہے ہیں, وہ ابھی کی بات نہیں ہے. لیکن ایک بات ہے اس دور میں وہ بات عمل درم نہیں, میں آپ سے سوال آپ سے ہی کر رہا ہوں, اور وہ یہ ہے کہ کوٹا سسٹم جو 10 سال کے لیے لگا تھا, وہ یہ مقصد تھا کہ جو دیہی علاقے کے لوگ ہیں وہ بھی کم از کم برابر آ جائیں. اس کا مقصد یہ نہیں تھا کہ جو شہری علاقے کے لوگ ہیں وہ بالکل ہی نیچے چلے جائیں اور وہ فوڈ ڈیلیوری کی طرف چلے جائیں یا گاڑیاں چلا رہے ہوں, یہ مقصد نہیں تھا. اور اس کے بعد جو ہے قومیہ لیا گیا تمام چیزوں کو, تو مطلب ایک کے بعد
एक के बाद एक सारे मामला कहाँ जा रहे हैं? मुझे अंदाजा है, लेकिन वो उस जमाने का, उस दौर का पैक्ट था ना, तो वो अभी भी उस दौर की नजर आ बात रहा है। अभी आप कैसे इंप्लीमेंट कर अभी सकते हैं? अगर अभी का अगर नया दौर है, अभी की नया अगर अभी भी मेरिट के ऊपर काम हो जाए, यासिर, अगर पुरानी की आदत नहीं रही, अगर मेरिट पे काम हो जाए, नहीं सुने, वो चीज कैसे क्या इंप्लीमेंट होगी? अगर मेरिट पे इस वक्त नौकरियां मिले, आप नहीं समझते हैं सिंध भी तरक्की करेगा, पाकिस्तान तरक्की करेगा? मेरिट पे मिल रही है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आप कौन से देखें, मेरिट है ये जरा बताएं कि मेरा- क्या मेरा- मेरिट पे एक शख्स जो है वो इंजीनियर बनके जो है वो डिलीवरियां कर रहा है, खाने पीने की फूड डिलीवरी कर रहा है, और एक शख्स जो उससे कम तालीम याफ्ता है वो सेक्रेटरीट के अंदर जो है वो आला ओहदे पे बैठा हुआ है। वकार भाई देखें, पाकिस्तान के अंदर ओवरऑल जॉबलेस का इशू है, बेरोजगारी का। अब उसमें इतनी वैकेंसीज नहीं है गवर्नमेंट के पास कि जो बंदा क्वालिफाई करके आए इंजीनियरिंग या डॉक्टर तो उसको जॉब दे दें। सही है। मेरिट भी होती है, समटाइम्स कमीशंस भी होती हैं, समटाइम्स लोगों की अपनी प्रायोरिटीज भी होती है। मेरे बहुत सारे कराची में दोस्त हैं जो कि यहाँ पर जजेस थे कराची के रहने वाले, नौकरियां छोड़ के चले गए कनाडा, चले गए ऑस्ट्रेलिया, चले गए अमेरिका, चले गए यूके। तो प्रायोरिटीज की बात होती है ना भाई। अब ये नहीं है कि लोग जॉब्स नहीं मिली तो लोग जा रहे हैं। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जिन्होंने सरकारी नौकरियां छोड़ी हैं इधर वाटर बोर्ड में, सरकारी नौकरियां छोड़ी हैं इधर जिसमें, जो कराची के रहने वाले हैं, जो कराची के पले बड़े हैं, चले गए बाहर। इससे मतलब जो चंद केसेस में अगर लोग बाहर जा रहे हैं तो उसको इससे थोड़ी कंपेयर करेंगे। पीपल्स पार्टी बैठी हुई है तो अब जी कराची वालों को नौकरियां नहीं मिल रही, कराची वाले उतने अजीज हैं। दूसरी एक बात का भाई को मैं थोड़ा इजाजत हो, ताहिर साहब ने बड़ी अच्छी बात कही कि जी गवर्नर का छोटा सा मसला होता है, बस यूं भाई आप और हम यहाँ टॉक शो पे बैठ के बात कर सकते हैं। आपको पता है कि एमक्यूएम के रहनुमाओं ने कई बात खुद कही कि जी हमने 3 4 5 नाम भेजे थे, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, हमारे पार्टी के अलाई है वो। फिर जब सदर साहब का इंटरव्यू आया टीवी पे तो उन्होंने कहा जी मेरे पास एक ही नाम आया था, मेरे पास तो कोई 3 4 5 नाम नहीं आए थे। अब आपके दोस्तों में किसी नाम पे इत्तेफाक नहीं हो रहा, वो डिले कर रहे हैं, तो उसमें पाकिस्तान में बड़े कहाँ कसूर आया? ये हमारी गवर्नमेंट का कसूर कहाँ आया? जिस दिन नाम आया उस दिन अप्रूवल हो गया, 2 दिन 4 दिन हो गया। इसमें मेरे ख्याल में पाकिस्तान में बड़ी कसूर नहीं है। मैं आपको सर एक ब्रेक के बाद बिल्कुल ब्रेक के बाद जो है वो डिस्कस जारी रखेंगे कि जनाब ये गवर्नर ज्यादा अहम है या एडमिनिस्ट्रेटर? क्या गवर्नर साहब जो है वो एडमिनिस्ट्रेटर नहीं बन गए? इसमें भी बात करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक है, हमारे साथ रहिए।